सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पिछला दौरे हुकूमत जब 2013 से 2018 में यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का था तो बलूचिस्तान की हुकूमत में कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसके अंदर दो वज़राए आला रहे। दो वज़राए आला ने एक अपनी अपनी बारी में मुकम्मल किया। तो अब यहाँ सूरत हाल ये नज़र आ रही है बलूचिस्तान में दोबारा से कि एक वज़ीर आला 3 साल के बाद न सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपने इत्तहादियों और हुकूमत के हवाले से भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं। अब गुज़श्ता रोज़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। अब उससे पहले ये दावा किया जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, संजरानी साहब भी वहाँ आए, बाकी लोग भी आए और कहा गया कि मामलात टल गए हैं और हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन दोबारा से ही वही अपोजिशन के साथ मिलकर जो उनकी अपनी जमात के और इत्तहादी हैं उनकी जानिब से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए जाम कमाल ख़ुद अरकान में के घरों में जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। जाम कमाल ने 15 अरकान की नाराज़गी के हवाले से भी ये बता दिया है कि वो नाराज़ हैं। सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो अब 19 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान भी है। आज हम बात करेंगे कि क्या जाम कमाल साहब से जो उम्मीदें उनकी अपनी जमात यानी कि हुकूमत ने लगा रखी थी और अपोजिशन उनके हवाले से क्या सोच रही थी वो पूरी नहीं हुई हैं, या फिर अब सूरत हाल ये है कि जाम कमाल साहब अपने ही जो इत्तहादी और अपने जो वहाँ MPs अपोजिशन में उनको साथ लेकर नहीं चल पाए हैं, ये नहीं है, या मामलात कोई अवामी मसाइल के हवाले से जो चीज़ें नहीं कर पाए हैं। क्या वजूहात हैं कि उन्हें अब तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मलिक सिकंदर खान साहब ने, अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। हम बात भी करेंगे शहजादा जुल्फ़िकार साहब से भी, हमारे ब्यूरो हेड हैं कोयटा के, उनसे तमाम तर वहाँ की सूरत हाल भी जानेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं मलिक सिकंदर खान साहब। सर, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की तैयारी, कहा जा रहा है कि 19 को शायद इजलास भी हो जाए, तो इसकी आपके पास नंबर गेम पूरी है कि आप तहरीक अदम एतमाद के लिए अब फाइनली जा रहे हैं, और क्या उनकी अपनी हुकूमत के जो लोग हैं जाम कमाल साहब के साथी हैं, इत्तहादी हैं, वो भी आपके साथ हैं एलानिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक इस मौजूदा बहरान का जो ताल्लुक़ है, हमने 14 सितंबर को तहरीक अदम एतमाद पेश किया था जिसको टेक्निकल वजूह की बुनियाद पे आगे नहीं चलाया गया। अब इनकी अपनी पार्टी के 14 लोगों ने, 14 अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पेश की है। जिस तरह आपने करेक्ट फरमाया कि 19 तारीख़ को 7 दिन के बाद ये इजलास होगा, और उसमें नंबर गेम बिल्कुल ऑब्वियस हैं, वाज़े हैं, उसमें कोई दूसरी एम्बिग्विटी नहीं है। इनके 14 साथी जो कल उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, उसके साथ साथ वो कहते हैं एक आध और साथी हमारे साथ आ रहा है। 24-23 अरकान तो मुत्तहिदा अपोजिशन के हैं, और नवाब सनाउल्लाह जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनने का इंदिया दिया है, वो भी होंगे। तो इस तरीके से ये 24-38 लोग बनेंगे, और यहाँ रिक्वायर्ड जो है तादाद वो 33 है। तो ऐसी सूरत में तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब भी होगी, और जाम साहब के लिए सूदमंद ये होगा कि वो इससे कबल बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएं, ये उनके हक़ में बेहतर होगा। अदरवाइज तो ये जो नंबर गेम है ये मैंने मलिक साहब वो खुद भी अब वो मान रहे हैं कि 15 अरकान हैं, अब 12 उनकी अपनी BAP के हैं, PTI के 3 अरकान हैं, वो नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं घरों में भी जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। लेकिन सर, आपसे बहसियत अपोजिशन ये सवाल है कि क्या जाम कमाल साहब 3 साल में जो तवक्कुआत थी बहसियत अपोजिशन
क्या वो भी पूरी नहीं हुई हैं? हुकूमत के अरकान के तो और बड़े मसाइल होते हैं कि वक्त नहीं देते हैं या फिर उनके अपने को फंड्स के इशू हैं। वैसी तो अपोजिशन आप उनकी बिल्कुल ये समझते हैं कि कोई कारकर्दगी नहीं थी कि उनके अपने अरकान नाराज़ हुए? होता है गवर्नेंस का एक अपना एक उसका एक तरीक़ाकार होता है। जाम साहब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस वजह से सारे लोग परेशान, हार्ट बर्निंग सबकी थी। जहाँ तक तरक्याती अमल का ताल्लुक़ है, लोग तो ये समझते हैं, हर इलाके के लोग अपनी तरजीहात की बुनियाद पे बात करते हैं कि पानी, पीने का पानी, तालीम, सेहत, अमन व अमान। अब इनके दौर में अमन व अमान की इस तरह अबतर सूरत हाल रही है कि किसी भी शख्स को अपने घर में महफूज रहने का यकीन नहीं है। लोग अपनी यानी ओपनली क्लाशनकोफ लेकर फिरते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। लोग मारे जाते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। अगवा किए जाते हैं और इस बेदर्दी से अगवा करने के बाद मारे जाते हैं, जिसमें आज तक इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए। एक उबैदुल्लाह कासी नाम के एक साहब थे, अच्छे मराने से थे, उनको जितना जुल्म उस पर हुआ है, जिस तरीके अगवा बरहतावान के ऐसे कई वाक़यात हैं। तो न रोड महफूज है, न घर महफूज है, न कोई बेटा महफूज है, न बाप महफूज है। ये तो उनकी ये इस तरफ की कारकर्दगी है। दूसरी तरफ अगर आप देख लें कि लोगों की जो ज़रूरियात हैं, ज़ाहिर है कि लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुतालबा करते हैं। कहीं पानी की ज़रूरत है, कहीं बिजली की ज़रूरत है, कहीं गैस की ज़रूरत है। ये चूँकि फ़ंड जो है वो MPs के बजाय अपनी पार्टी के कारकुनों और ओहदेदारों के ज़रिए वो करोड़ों रुपए उनको दे देते हैं। उनकी फिर जो मर्ज़ी है जहाँ वो सर्व करें, जवाब दे तो वो किसी को नहीं होते। ठीक है मलिक साहब हमारे साथ ही रहिए। दोनों मेन वजूहात आपने हो जाती है, कोई कारकर्दगी उनकी नहीं है। ठीक है, गवर्नेंस के हवाले से भी आपने और तरक्याती जी। अच्छा मलिक साहब हमारे साथ रहिएगा। नज़ीर लगारी साहब भी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, तो जाम कमाल साहब के हवाले से नंबर्स तो सर लगारी साहब अब उससे भी ज़्यादा हो गए हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, और अब ख़ुद भी वो ये कह रहे हैं कि 15 अरकान नाराज़ हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो। ये अचानक मामला तो है नहीं, इससे पहले भी ये चीज़ें चलती रही हैं। बलूचिस्तान की अपनी एक डायनामिक्स है, वहाँ की सियासत का एक अपना तरीक़ाकार है। अब ये समझते हैं कि अब जाम कमाल साहब के जाने का वक्त आ गया। इक़्तिदार के जो बलूचिस्तान में इक़्तिदार के जो मराकज़ हैं जहाँ पर इक़्तिदार रहता है, वो एक घर है जाम साहब प्लस बेला का, और दूसरा रुझान जो है वो रुझान जमाली, डेरा अलायार, उस्तम मोहम्मद, ये जमालियों का जो ज़िला है ये भी इक़्तिदार का अहम मरकज़ समझा जाता है। जाफराबाद का ज़िला, नसीराबाद, और एक और मरकज़ है झलमक्सी का, वो बहुत अहम समझा जाता है, और वहाँ पर झलमक्सी पर भी हुमा का साया रहता है, कभी कभी उस पर भी मेहरबानी होती है। फिर एक चीफ़ ऑफ झालावान हैं, वो इक़्तिदार में रहते हैं, या चीफ़ ऑफ सारावान हैं, वो इक़्तिदार में रहते हैं। ये जो 5 अहम मराकज़ हैं, इनमें से 4 बिल्कुल अपोजिशन में खड़े हुए हैं और वो जाम साहब के साथ नहीं हैं, और उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली है। और 3 जो अहम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, बुक्टी, मेंगल और बिजनजो, ये भी हुकूमत को कहीं से भी सहारा नहीं दे रहे हैं। जाम कमाल इस वक्त आज के दिन में ये पोजीशन तो वाज़े हो गई है कि 15 अरकान जो हैं वो पोजीशन में। आपको एक और अहम बात बताऊं, शायद मलिक सिकंदर साहब इसको इंडोर्स करें या इसकी तायद या तरदीद करें। हमें ये भी इतला है कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाप पार्टी, इसने अपना पार्लिमानी लीडर भी मुंतखब कर लिया है, आगाज़ ज़हूर बुलैदी को। अब अगर ये हो गया है और चीज़ें बहुत, मेरे ख्याल में अब 1 या 2 दिन में जाम कमाल साहब के लिए एक रास्ता रह गया है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और इक़्तिदार से अलग रह दें और ये तहरीक पेश ना हो, जिस तरह माजी में हुआ। माजी में कई लोगों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उन्होंने इससे बचने के लिए अपने आप को ही पेश किया और कहा कि वो
वजारत आला से इस्तीफ़ा देकर अलग हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये नौबत बहुत करीब पहुंच चुकी है। देखते हैं कि कब इस पर वक्त आता है, या फिर मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा कि लसबेला के जाम जो हैं वो इस पोजीशन को कबूल करें कि उनके ख़िलाफ़ हाउस जो है वो अपना अदम एतमाद कर दे। तो ये मेरे ख्याल में सुबकी होगी, सुबकी से बढ़कर कोई और चीज़ होगी। चलें ये शहजादा जुल्फ़िकार साहब से भी मालूमात ले लेते हैं कि इस वक्त हालात चल क्या रहे हैं। शहजादा साहब, तो फिर ये 15 अरकान के हवाले से ख़ुद भी जाम साहब कह रहे हैं कि वो नाराज़ हैं, और नंबर गेम तो फिर ये तकरीबन को 37-38 पे चला गया है, तो जाम साहब के जाने का वक्त हो रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी शहजादा साहब, ये बात ये है कि खींचा तानी शुरू है और ये वार ऑफ नर्व है, और उसमें जरूर थोड़ा सारा कभी, जैसे परसों मैंने कहा जान जमाली साहब जो हैं, ज़वादारी साहब इस प्रोग्राम मौजूद थे, जान जमाली साहब जो हैं वो जाकर उन्होंने जबान दे दी, मीर फाइक जमाली उनके पास गए, उन्होंने जबान दे दी, उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने वालों के साथ खड़े थे वो। अच्छा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज उस पोजीशन से हट गए। तो मकसद ये है कि ये चीजें चल रही हैं, दोनों तरफ से कोशिश है कि वो अब वो करें। लाला रशीद, एक और सवाल जनाब लाला रशीद जिसके साइन है वो आज नहीं थे इनके साथ। खवातीन में से जो 3 खवातीन थी, लैला तरीन और शीरीन माजिबीन और बुशरा रिंद, आज उनमें से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल हट गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन वो बहुत ही सवालात उठते हैं कि, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने को, मेरे ये नॉलेज में जरूर है कि दोनों तरफ से कुछ, आज जिस वक्त जान जमाली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त दूसरी तरफ से बार बार उनको फोन आ रहे थे, और दूसरी तरफ जो उनको मनाने गए थे, मनावज़ादा तारिक मक्सी उनको मनाने गए हुए थे, फाइक जमाली जो उनके वो हैं, आप कह लें कि वाइफ के उनके साले हैं, साथ थे, वो उनको बार बार कह रहे थे मीडिया को जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, और दूसरी तरफ से उनको फोन आ रहे थे, यार ना करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी ना करो, शाम को बात करेंगे। ये चीजें बिल्कुल जोरों शोरों पे हैं, इस तरह की एक्टिविटी जोरों शोरों पे हैं, और आने वाले दिनों में जो है वो बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या वो है। अलबत्ता ये मैं जरूर कहता हूँ कि अब तक जाम कमाल के इस हद तक वो स्टैंड वो ले रहा है कि आप अपना प्रूफ करें, आप वोट ऑफ, देखिए ना, एक वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि एक डेमोक्रेसी यही है ना, जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया जी, तो उससे पहले जरूरी इस्तीफा दे दे वो, तो वो यही कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, जिसके पास मेजोरिटी है वो निकाल देगा और वो चला जाएगा, वो अपना लीडर ऑफ हाउस जो है चुन भी लेगा। अच्छा, तो अभी मैं वो अपने लोगों के शहजादा साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अभी मलिक सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने दोनों पहलुओं को बड़ा अहम गर्दान है, एक तो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, फिर दूसरा तरक्याती मामलात के हवाले से, वो दोनों तरफ बड़े उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया कि ये वैसे तो अपोजिशन इसी तरह की तनकीद होती है जब हुकूमतों पर, लेकिन जो हुकूमती अराकीन है जिसमें बाप के या PTI के लोग हैं, वो उनकी नाराज़गी की क्या वजूहात है? देख, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अपोजिशन का काम क्रिटिसाइज करना है, अपोजिशन का काम तो चीजें निकालना, खराबियां निकालना, और अपोजिशन को, ये मैंने देखा अपोजिशन को उन्होंने उस तरह के फंड नहीं दिए जिस तरह उनको हुकूमती अरकान को दिए, जिस पे वो कहते हैं कि हुकूमत में हम हैं, हम पर बस मेजॉरिटी है, हम उनको, और अपोजिशन क्योंकि उसमें है लेकिन हमने उनको फंड दिए हैं। चल, ये आता है और इनका काम है क्रिटिसाइज करना, और बिल्कुल जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो कहते उनको अचानक ख्याल आ गया, उनके रवैये को पता चल गया कि डिक्टेटर साहब है, काबीना में इन्होंने क्यों नहीं किया, असेंबली फ्लोर पर क्यों नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन क्यों नहीं करते रहे, साल पहले क्यों नहीं किया, 1.5 साल उनका रवैया, क्या जाम कमाल का रवैया जो है ये 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 14 तारीख से पहले हो गया जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन ने पेश की। उनको करना चाहिए था, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए था, लोगों की ओपिनियन मोबिलाइज करनी चाहिए थी कि भाई ये बंदा बहुत ही गलत आदमी है, ये तो डिक्टेटर आदमी है, ये तो इलेक्टेड लोगों को अपने नजदीक नहीं छोड़ता, काबीना के इजलास में क्यों शरीक होते रहे? बहुत बड़ा एक सवाल है, ये लोगों का सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये अचानक कोई चीजें जब आप दूसरे ऑप्शन देखने लगते हैं
तो पॉलिटिकल उस गेम में ये शुरू हो जाता है कि आप फिर दूसरे ऑप्शंस भी देखने शुरू कर देते हैं, और ये कोई मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सादिक संद्रानी दूसरा ऑप्शन में अगर हम बात कर लेते हैं, मैं फिर मलिक साहब से बात करूंगा, तो अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो जाम साहब को उसके बाद क्या है कि क्या फिर से जिनके पास मेजॉरिटी वो अपना वजीर आला लाएंगे, फिर उसके लिए भी यही पोजीशन नजर आएगी आगे अगर ये हो जाता है, अगर फर्ज करते हैं तो फर्ज के बाद क्या है सर? देखिए ना, अगर अभी इस वक्त अवेलेबल हमारे पास जो है नंबर ऑफ गेम्स जो हैं वो अपोजिशन और अरकान के पास है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करते हैं और उनको डर नहीं चाहिए, जो नाराज अरकान है फौरन वो करें, हिमायत लें, उनको फारिग कर दें। उसके बाद जाम साहब और उनका जो कोलिशन पार्टनर, चाहे वो 10 रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं, 25 रह जाते हैं, 30 वो क्या करते हैं? वो फिर क्या वो भी तो अपना गेम खेलेंगे। वो तो या जान जमाली को बनाना चाहेंगे, नवाब तारिक मक्सी को बनाना चाहेंगे, कुद्दूस। और देखिए एक बात तो वाज़ेह है, कुद्दूस बिज़िंजो क्या इनमें आपस में फिर गेम शुरू हो जाएगी। फिर इनके पास अगर मेजॉरिटी है, कुद्दूस बिज़िंजो को इन्होंने बनाना है, इन्होंने ये बना दें। सरदार साले भूटानी को इन्होंने बनाना है, उसको बना दें। या जरूर बुलेदी है, वो भी इस वक्त फ्रंट पे वो जो है वो भी भाग रहे हैं वज़ीर आला के लिए, तो वो कर सकते हैं। और अपोजिशन जिनके साथ होगी, तो मैं ये अपोजिशन पूछ लेते हैं, मलिक साहब से पूछ लेते हैं। नहीं, एक चीज मैं वादे कर दूं, एक चीज सिर्फ मैं ये वादे करना चाहता हूँ। देखिए अपोजिशन भी इस वक्त तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि जाम कमाल साहब को निकालना। अभी तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि किसको, क्योंकि 6-3-4 है, उसके बाद ये भी बैठ के अपना, मेरे ख्याल में BNP तो ये भी बैठ के आपस में सर जोड़ के बैठेंगे और कहेंगे कि वज़ीर आला कौन सा हमारे लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम मलिक साहब से भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब तो जाम साहब के हवाले से वो ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने खुद भी इस बात की तस्दीक कर दी, 15 अरकान हैं, PTI के 3 हैं, BAP के 12 अरकान हैं, वो नाराज़ हैं, उनको खुद वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर गेम तो सर दूसरी जानिब अब ज़्यादा जारी है। तो इस वक्त जाम कमाल साहब वो क्या सोच रहे हैं, इस्तीफे का या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला करने का? तो थोड़ा मेरे ख्याल तफसील कर लें, जो कल तरीके अदम इत्तेमाद पे जो सिग्नेटरीज है वो 14 हैं। आप मेरे ख्याल कुछ ज्यादा बता रहे हैं, इसकी तफसील कर लें। और ये हमारे नाराज दोस्त हैं और इन्हीं नाराज दोस्तों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि अपने दोस्तों को हम मनाने में कामयाब हो जाएंगे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो शाहवानी साहब, यहाँ तो अब सूरत हाल जो है वो आप समझते हैं कि इसी 19 से पहले, 19 का एक तस्वुर किया जा रहा है कि 19 को इजलास हो जाए, तो 19 से पहले आप समझते हैं कि वो नाराज़गी जो बार बार दूर करने की कोशिश हो रही है उसमें फाइनली कैसे कामयाब होंगे? क्या तरीक़ाकार रखा है इस वक्त जाम साहब ने कि दोस्त नाराज़ रहें, जो हैं वो अब राज़ी हो जाएँ और उनके साथ भी रह जाएँ? नाराज़गियाँ होती रहती हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं, कंप्लेन होते रहते हैं दोस्तों के। पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स से बाहर आपके जर्नलिस्ट बरादरी वहां पर भी होती है। तो एक ही तरीका है कि दोस्तों के जो रिजर्वेशन हैं उनको एड्रेस किया जाए, और 3 सतहों पे कोशिश हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब वो कोशिश कर रहे हैं, मसालती कमेटी, हमारे जो अपने मिनिस्टर हैं, कोलिशन पार्टनर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और वज़ीर आला साहब जो है खुद फर्दन दोस्तों के घर जाके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई इतने बड़े इश्यूज, कोई मामला भी नहीं है, खुदा न ख्वास्ता कि हाल ही ना हो। तो इंशाल्लाह आपने 19 का बताया है, एक हफ्ता उसमें है, और एक हफ्ते में इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे बुनियादी तौर पर नाराजगी बर्फ पिघल जाएगी। लियाकत शाहवानी साहब, नाराजगी क्या है आपके अपने अरकान की हुकूमत की? चलो अपोजिशन का तो और मामला होता है, अपोजिशन ने अपोजिशन करनी, अपने अरकान की नाराजगी क्या है? कोई बड़ी नाराजगी नहीं है, बस हमारे अपोजिशन के जो दोस्त हैं ये जो उसको फ्यूल करने की कोशिश करते हैं। इनके खुद रुकन ने लाइव शो में मैं भी उसमें साथ था, उसने कहा ये चिंगारी हमने लगाई है, तो इनकी चिंगारी है, उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे कुछ नहीं होगा। हमारे जो दोस्त हैं वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, साथ रहे, एक ही जमात के हैं, कोलिशन पार्टनर भी है उसमें, सबको मना लेंगे, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस पे मलिक सिकंदर साहब, चिंगारी आपने लगाई है, वो आग भड़काने की जो बात है वो भड़केगी या फिर जाम कमाल साहब बुझा लेंगे?
इस वक्त सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान के इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मुज़ाकरात के लिए IMF के साथ वो अमेरिका जा चुके हैं। अब देखना ये है कि जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी, अब 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें क्या चीज़ें तय हुई, क्योंकि जाने से पहले ये बातें मालूम हुई कि बिजली की कीमतें वो बढ़ाई जाएंगी, सब्सिडीज़ जितनी हैं उनको कम किया जा रहा है, टैक्सेस के मज़ीद जो हैं वो इजाफ़ा किया जा रहा है। तो इस सारे अमल का मतलब यह है कि एक तरफ मुआशी तौर पर बेहतरी है, लेकिन इस सारे अमल का जो असर है वो एक आम आदमी पर पड़ेगा, वो महंगाई की सूरत में है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, अब देखना यह है कि जो चीज़ें IMF चाह रहा है वो बुनियादी तौर पर और हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन बार बार कहते हैं हम ये नहीं कबूल कर सकते, ये नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई इससे हो जाएगी। अब दोनों के बीच में अटके, लेकिन जो भी हो फैसला अल्टीमेटली वो एक आम आदमी के लिए, तो आम आदमी तो अब इस इंतज़ार में है कि बजट के बाद महंगाई हुई थी, फिर छोटे छोटे बजट हुए थे, अब IMF की मुज़ाकरात के बाद इसका मतलब है कि दिसंबर में 6 माह बाद मज़ीद एक मिनी बजट आ रहा है। देखिए, मिनी बजट एक नहीं आता रहेगा। आप जब तक IMF के मोहताज रहेंगे तो आपके साथ तो ये होता रहेगा। आप अपने यहाँ डॉलर को जब तक आने नहीं देंगे, दुनिया में कैसे हुई तरक्की, दुनिया में कैसे हुई, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ने कैसे तरक्की की, जो एशियन टाइगर बने हैं उन्होंने किस तरह से तरक्की की है। उनने उन लोगों को वेलकम किया जो पाकिस्तान के बाहर या जो अपने उनके मुल्कों के बाहर थे, एशिया से जो बाहर रहते थे और उनके पास बड़ा पैसा था, उनको उस पैसे को आने दिया। सिंगापुर ने ये किया, जो पैसा था उसको आने दिया गया। कोरिया ने ये किया, जो पैसा था आने दिया गया। ताइवान, जो चीन नहीं लैंड कर सकते थे पहले दौर में, उसके बाद जो चीन का जो सरमायाकार था जिसके पास दौलत थी वो ताइवान में आ गया और ताइवान में उसने आकर एक बड़ी इकोनॉमी को बिल्ड किया। ऐसा भी था एक वक्त में कि इंडिया का बजट ताइवान के बजट से भी कम होता था। ये यानी ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 15-20 साल की बात है कि जब एशिया जो है उसकी इकोनॉमी, ताइवान की इकोनॉमी इतना सा है, ताइवान इंडिया के मुकाबले में छोटा सा, और उसकी इकोनॉमी ज़्यादा थी, इसलिए कि पैसा जो है वहाँ आता रहा, डॉलर। आप यहाँ पर आपके पास डॉलर आ रहा हो तो आप तो डॉलर को आने नहीं देते, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खबरदार यहाँ डॉलर नहीं आएगा, आप ये कानून है, ये कानून है, फलां कानून है, ऐसा कानून है, वैसा कानून है। क्या हुआ था? अब ये कोई कहने की बात है जी कि जिस तरह से हमने इदारों को बंद किया, जिस तरह से हमने लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा लाद दिए बगैर सबूत के, जिस तरह से ताकि कैपिटल फ्लाइट कर जाए, आपने अपने मुल्क से कैपिटल को भगाया, वह बांग्लादेश बना चला गया, वहाँ पर जो है उसने जाकर वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। अब टेक्सटाइल में उसके बाद हम माइनस में लगारी साहब और वहाँ प्लस में चीज़ें चल रही थी। कारोबारी आदमी के लिए चीज़ें ज़्यादा आसान होनी चाहिए ताकि यहाँ, और उसी का असरात फिर एक आम आदमी तक आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब साहब, CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा एक रोल होता है कि जब देख रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी है तो इसका मतलब है इकनॉमिक सूरत हाल प्लस पे चल रही है, जब वो मनफी में आती है तो लोगों के रुझानात जो हैं वो भी मनफी में नज़र आ रहे होते हैं। इस वक्त आप समझते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब बातें हो रही थी, दावे हो रहे थे 6 माह पहले, अब जो है वो कहीं ना कहीं शेकी चीज़ें चल रही? देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो करेंसी की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जो डीवैल्यूएशन आज जो है वो PKR डॉलर पैरिटी जो है वो सबसे अपने लो पे आ गई। आज 171 रुपी का जो डॉलर है वो टच हो गया, जो कि पिछले अगर 4-5 महीनों में मैं देखूं तो 12% का डीवैल्यूएशन हो गया है। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है, और अदरवाइज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी उसके ठीक ठाक होते हैं। तो एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मार्केट की डिक्लाइन में। एक जो कमोडिटीज की जो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आज जो है वो अरब लाइट की प्राइस जो है वो तकरीबन $84 पे आ गई है, जो कि आज से कुछ महीनों पहले $40 पे होती थी। तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। कोल की प्राइस जो है वो $230 पे आ गई है, तो वो भी $50-60 पे होती थी, वो $230 पे आ गई है। LNG की प्राइस जो आपको पता है $56 पर MMBTU पे आ गई है। तो ये सारी कमोडिटी की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं ऊपर, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है और लिक्विडिटी जो है वो उसको इम्पैक्ट करेगी। अच्छा, तो शायद साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये अब सारी चीज़ों के हवाले से इम्पैक्ट जो है वो महंगाई का एक आम आदमी पर तो आता है, लेकिन वैसे तो बिजनेसमैन आपके डिफरेंट क्योंकि बिजनेसेस हैं,
एक बिजनेसमैन के लिए कितनी इस वक्त मुश्किलात हैं कि ये जो $1 का होना, फिर पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में वैसे ही कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरह से इसको फिर आप बीट कर पाते हैं? देखें, ये तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है ना। अगर फर्ज करें कि अगर डीवैल्यूएशन होता है तो उसकी में जो हम इनपुट कॉस्ट जो हम रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं वो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और उसका पास ऑन हम आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे मार्जिन कम हो जाते हैं, हमारी जो है वो अगर हम कुछ इन्वेंट्रीज हमारी होती हैं रॉ मटेरियल की, और जब रॉ मटेरियल खत्म होता है दूसरा रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए हम जरा वेट करते हैं, उसकी वजह से एक तो न सिर्फ हमें मार्जिन्स में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं। तो ये डॉलर पैरिटी की जो वोलेटिलिटी है और जो कमोडिटी की प्राइसेस जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये बहुत ज्यादा बिजनेस को मुतासिर करती हैं डेफिनेटली, और उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होता है। फिर आपने जैसे कहा कि इंटरेस्ट रेट भी इसकी वजह से जो है वो स्टेट बैंक के ऊपर प्रेशर होगा। अभी इन्होंने साइकिल जो है वो अभी उसका रिवर्स हुआ है और हम अब चेंज हो रहा है, और अब जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ और फर्दर जो है मॉनेटरी पॉलिसी में भी हाइक के चांसेस हैं, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो होंगे। तो जाहिर है बिजनेस में तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होती है वो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, और इसके अलावा जो वो दोनों चीजें बढ़ गई हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। सही। अच्छा शायद साहब, मैं अब लास्टली ये जानना चाहूँगा, इस वक्त शौकत तरीन साहब मुज़ाकरात के लिए IMF कहें $1 अरब की किस्त है जो रिलीज़ होनी है, आप समझते हैं कि उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी डॉलर के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और ओवरऑल इकोनॉमी में वो नज़र आएगी अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाती? अच्छा, सिर्फ $1 बिलियन तो चले IMF से होगा, इसके अलावा जब IMF से $1 बिलियन का हो जाएगा, इसके बाद जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनसे हमें वर्ल्ड बैंक से हमें $1.2-1.3 बिलियन की फर्दर असिस्टेंस भी मिलेगी। तो ओवरऑल हमारा न सिर्फ हमें IMF के रिजम्पशन हो जाएगी जब हमारी ये सारी पैकेज हमारा, इसके बाद बहुत सारे हमारे एवेन्यूज जो हैं वो खुल जाएंगे और उससे एक ओवरऑल सेंटिमेंट बिल्ड हो जाएगा और रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो स्टेबल होना शुरू होगी। थोड़ा सा जो ज्यादा जो है वो रुपया डिवैल्यू हो गया है वो दोबारा से थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा बिजनेसमैन को भी और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी, और फॉरेन सेलिंग जो भी ज्यादा जो हो रही है वो जरा रुकना शुरू होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। ये है कि ये एक आम आदमी के लिए ये जो टूर है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का, वो कितना कारगर और कितना बेहतर साबित होता है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।